यह ब्रिटेन के टरेट योद्धाओं की कहानी का दूसरा खंड है। 1930 के दशक में एक नवीनतम हवाई लड़ाई की तरीका विकसित किया गया, जिसमें लड़ाकू विमानों को मुखर बंदूकों के बजाय घूर्णीय हाइड्रोलिक टरेट से सुसज्जित किया गया। नए लड़ाकू दुश्मन विमान की पूंछ पर लड़ने की बजाय उनके पीछे, बगल या नीचे आग लगाने में सक्षम होंगे। कागज पर ये नए युद्ध विमान सुपर वेपन थे, जो दुश्मन लड़ाकू विमानों को चीरने और हवाई युद्ध को हमेशा के लिए बदलने में सक्षम थे। हमने उनके गर्भाधान और वादे की कहानी सुनी है, अब उनके पतन की कहानी सुनने का समय है। यह मृत्यु, विनाश और असफलता की कहानी है, और विश्व युद्ध द्वितीय में सैन्य कमांडरों को अनुभव के लिए चुकाने पड़े सभी अन्य भयानक मूल्यों की। यह टरेट फाइटर की क्षय है। विश्व युद्धों में आपका स्वागत है। यह क्षय है। पोलैंड के हमले के 1 महीने से कम समय में बोल्टन पॉल डिफाइंड फाइटर सेवा में प्रवेश कर गया। हालांकि केवल विमान का परिचय देना काफी नहीं था। स्क्वाड्रन 200-604 को डिफाइंड का संचालन, परीक्षण और सुधार करने की आवश्यकता थी। ब्रिटिश बॉम्बर्स और फाइटर्स के खिलाफ मॉक अटैक के साथ परीक्षण किए गए, जिन्हें सिंगल सीट फाइटर्स से निपटने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। डिफाइंस ने बचाव के रूप में घूमने की रणनीति अपनाई, जिससे वे एक कठिन लक्ष्य बनते हैं और टरेट गनर को दुश्मन विमान के खिलाफ स्पष्ट शॉट मिलता है। प्रारंभिक परीक्षण प्रोत्साहनदायक थे और रैफ के विस्तारित डिफाइंस स्वाद्रण का आत्मविश्वास वृद्धि हो रहा था। लेकिन इस बिंदु पर भी आगे की ओर फायर करने की सशस्त्रकरण की कमी की चिंताएं बढ़ रही थीं। वहीं एफए में यह तय किया गया कि उनका ट्रेट फाइटर आरओसी शूअर्स के साथ संयोजन में संचालित किया जाएगा। लेकिन शूअर युद्ध की एक अनपेक्षित रूप से सफल शुरुआत कर रहा था, जबकि आरओसी अपने संदेहवादियों की पुष्टि कर रहा था। चाहे वह कैरियर के डेक से उड़ान भरा हो या स्कापा फ्लो में ब्रिटिश नौसेना के बेस की सुरक्षा के लिए, आरओसी हमेशा बमबारी और खुफिया विमानों को नष्ट करने में धीमा था। दुर्भाग्यपूर्ण नॉर्वेजियन अभियान के दौरान आरओसीज ने एचएमएस आर्क रॉयल के डेक से उड़ान भरकर जर्मन बलों को ब्रिटिश नौसेना की कार्यवाहियों में बाधा डालने का प्रयास किया। आरओसीज ने कई जर्मन विमानों को देखा, लेकिन वास्तव में रोकने में वे धीमे साबित हुए। हालांकि उन्होंने कुछ हमलों को रोकने में सफलता पाई। स्क्वाड्रन स्तर पर आरओसीज की असरकारकता सहन करने लायक नहीं बनी और उन्हें वास्तविक हमले के उपकरण की जगह एक बाधा माना गया। आरओसीज ने पहले जवाब दिया। उन्होंने अपने पहले आरओसीज कुछ महीनों में प्राप्त किए और एक नौसेना वायुदल भी शामिल था। 803 उन्हें पूरी तरह से त्याग कर केवल शूअर के साथ काम करते हुए 12 मई 1940 को डिफाइंस ने विमान के साथ युद्ध में हिस्सा लिया। 67 स्क्वाड्रन के विमानों ने अंग्रेजी चैनल को पार करते हुए नीदरलैंड्स पर पेट्रोल किया, जहां उन्होंने लुफ्तवाफे स्टुका बॉम्बर से मुलाकात की और उसे गिराने का प्रयास किया। अगले दिन एक बराबर पेट्रोल ने देखा कि डिफाइंस ने स्टुका डाइव बॉम्बर्स की एक उड़ान को तय किया और 4 को नीचे ले लिया। हालांकि फिर डिफाइंस को मेसरश्मिट बीएफ 109 ने हमला किया, जो उस समय दुनिया का प्रमुख एकल सीट वाला लड़ाकू विमान था। फिर भी स्पिटफायर्स लड़ाई में शामिल हुए। उसके बाद जो हंगामा हुआ, उसमें भयानक रूप से 6 में से 5 डिफाइंस गिरा दिए गए। हर मामले में डिफाइंस सभी ब्रिटिश विमान के सामने किए गए हमलों के कारण गिर गए थे, जहां टरेट पहुंच नहीं सकते थे। इस नुकसान के बावजूद डिफाइंस ने युद्ध की शुरुआती महीनों में विशेष रूप से बॉम्बर नष्ट करने में सफलता पाई। इसके अतिरिक्त डिफाइंस की प्रतिच्छवि एकल सीट वाले हॉकर हरिकेन लड़ाकू विमान की समानता रखती है। यहां कई जर्मन लड़ाकू पायलटों को एक अप्रत्याशित झटका लगा जब वे अचानक बंद हो गए, यह सोचते हुए कि उन्होंने रैफ लड़ाकू पर हमला किया है, केवल डिफाइंस टरेट के सामने आने के लिए। मई की 29 तारीख को केवल 200-604 स्क्वाड्रन ने चौंकाने वाले 30-7 जर्मन विमानों का दावा किया, जिसमें 19 स्टुका डाइव बॉम्बर शामिल थे।
लेकिन इस स्तर की सफलता स्थायी नहीं थी। अब जर्मन फाइटर पायलट ब्रिटिश टरेट फाइटर्स के गुणों को समझते थे और खतरा जो उनके बॉम्बर्स के लिए उत्पन्न हुआ, विशेष रूप से। इस प्रकार उन्होंने डिफाइंस का सामना करने के लिए अपनी तकनीकों को पुनः लागू किया, जिसका डिफाइंट के पास कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने अपने सफल हमलों को जारी रखा। हानियां जल्दी से बढ़ने लगीं। और भी बुरी बात यह थी कि एक विमान की हानि एक अनुभवी कर्मी की हानि थी, जिसे जल्दी से बदला नहीं जा सकता था। और डिफाइंट समुदाय में, टरेट में, गनर्स के बीच हानियां विशेष रूप से अधिक थीं, क्योंकि संकुचित स्थिति से बचना आसान नहीं था। जब विमान आग में आसमान से गिर रहा था, 1940 के मई के अंत तक यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच की स्थिति समग्र रूप से निराशाजनक हो रही थी। फ्रांस का पतन निश्चित था, और अब ब्रिटेन के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए डंकर्क की समुद्र तट से जितने अधिक सैनिकों को देश से निकालने की आवश्यकता थी। दक्षिणी इंग्लैंड से उड़ान भरते रैफ और नेवी के डिफेंडर्स को इंग्लिश चैनल पार करने और सैनिकों को विशाल नौकायन की रक्षा में ले जाने के लिए तैनात किया गया। और यहां ही होगा जहां आरोक अपनी युद्ध की एकमात्र वायु से वायु विजय प्राप्त करेगा। 28 मई 1940 को स्क्यूअर्स और आरओके ने ऑस्टेंड के बाहर ब्रिटिश निकासी जहाजों की ओर बॉम्बर्स के एक समूह पर हमला किया। स्क्यूअर्स ने एक जर्मन बॉम्बर का चयन करके ऊपर से हमला किया, जबकि आरओके नीचे गया, उसके टरेट गनर को स्पष्ट दृश्य मिलने के लिए। स्क्यूअर्स के पायलट ने बाद में रिपोर्ट किया कि आरओके की गनों ने उसे शाब्दिक रूप से आधा कर दिया, अपनी 4 बंदूकों से ऊपर फायर करते हुए। संगठन का एक जू 88 भारी क्षति झेला, पर धुआं छोड़ते हुए बाँच गया। ब्रिटिश बलों के घर खाली होने पर रैफ और एफए साथियों ने खुद को तैयार किया ब्रिटेन की लड़ाई के लिए। फ्रांस की लड़ाई में दर्दनाक अनुभवों ने रैफ को यह सिखाया कि अधिक पारंपरिक स्पिटफायर्स और हर्रिकेन्स की तुलना में डिफाइंट केवल बॉम्बर डिस्ट्रॉयर की भूमिका के लिए उपयुक्त था, और दिन के योद्धा युद्ध के लगभग सभी क्षेत्रों में कमी थी। यदि स्पिटफायर्स और हर्रिकेन्स जर्मन एस्कॉर्ट फाइटर्स को दूर या विचलित कर सकते थे, तो डिफाइंट बॉम्बर्स के साथ प्रभावी हो सकते थे। लेकिन वायु युद्ध की अराजकता में सर्वश्रेष्ठ योजनाएं भी टूट गईं, और डिफाइंट्स को लुफ्तवाफे द्वारा बार बार कुचल दिया गया। 1940 के 26 अगस्त को फ्लाइट सार्जेंट्स ईआर थोर्न और ईएफ.जे पार्कर के चलाए गए डिफाइंट ने जर्मन डोर्नियर 270 के उड़ान से मिलने से पहले बीएफ 109 द्वारा हमले का सामना किया और 2 को नष्ट किया। बार्कर को घातक रूप से घायल करने से पहले गोलियों से भरी डिफाइंट को आग लगा दी गई, जिससे वह पृथ्वी की ओर डाइव करने लगा। फिर थोर्न ने अपाहिज डिफाइंट को उतारने का प्रबंध किया। उनके कार्य के लिए उनके प्रतिष्ठित उड़ान मेडल में एक बार जोड़ा गया। वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद 1940 के अगस्त अंत तक डिफाइंट बल का लगभग 50% वितरित हवाई ढांचा नष्ट कर दिया गया था। उस समय तक डिफाइंट की तरह यूनाइटेड किंगडम के रक्षा में भारी रूप से समर्पित नहीं होने के बावजूद रॉक्स फिर भी अपने स्थिर साथी स्कुआ के साथ युद्ध करना जारी रखे। 12 जून को 801 नौसेना वायुदल के विमानों ने बुलोन के तट के पास जर्मन बोट्स के एक समूह पर हमला किया। रॉक टरेट गनर्स उच्च गति वाली टॉर्पीडो नावों पर उड़ते हुए गोलीबारी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रॉक्स और स्कुआ ने कैले के पास समुद्री तोपखानों पर हमला किया। हालांकि ब्लैकबर्न विमान की उपयोगिता और भी सीमित हो रही थी, जैसा कि स्कुआ के लिए भी था। वे तेजी से अन्य कार्यों, जैसे कि इंग्लिश चैनल में गिरे हुए वायु सैनिकों की खोज और बचाव के लिए हटाए गए थे। 12 अगस्त को एक रॉक पायलट ने बीएफ 109 के साथ एक सामान्य उड़ान में रोमांचक मुठभेड़ की। उप लेफ्टिनेंट आर्थर ब्लैक ने अपने दर्पण में अंतिम क्षण में जर्मन को देखा और अपने विमान को समुद्र की ओर डाइव किया। उनके एयर ब्रेक खुले हुए और ब्लैकबर्न विमान विस्तारित था। जर्मन पायलट ने अनुसरण की कोशिश की, पर उसने ज्यादा निशाना लगाया। अंतिम बार जब उसने ब्लैक और उनके रॉक को देखा, विमान 200 फीट पर अभी भी डाइव कर रहा था। मानते हुए कि कोई भी उस ऊंचाई पर डाइव नहीं कर सकता, जर्मन पायलट घर वापस लौटा, मनोवर किल का दावा करते हुए। वास्तविकता में ब्लैक ने रॉक को समतल किया। जल के कुछ ही फीट ऊपर
1940 के अंत में रॉक्स सामने की सेवा से गायब होने के बाद उनकी जगह बड़े 2 सीट वाले फेरी फुलमर ने ले ली। वास्तव में विमान के युद्ध पर प्रभाव इतना कम था कि बाद में कई विमानन लेखकों ने गलती से लिख दिया कि विमान ने कभी भी कैरियर डेक से युद्ध कार्यवाही नहीं संचालित की। हालांकि नवीनतम अनुसंधान ने इसे खंडन किया है। हालांकि एफए कर्मचारी अपने रॉक्स हटा रहे थे, डिफायंस अभी भी जर्मन विमानों से लड़ने में कठिनाई झेल रहा था, विशेषकर रात्रि युद्ध, जिसके लिए डिफायंस का द्वितीयक भूमिका निर्धारित की गई थी। लेकिन जैसे इसका उपयोग दिन की लड़ाई से वापस लिया गया, यह यूनाइटेड किंगडम की रात्रि छापामारियों से रक्षा करने का मुख्य कार्य बन गया। डिफायंस की प्रारंभिक रात्रि संचालन सफल नहीं थे। विमान में रडार की कमी ने क्रू को भूमि स्थानकों के मार्गदर्शन की आवश्यकता बताई और उन्हें चांदनी में आकाशीय लक्ष्यों की पहचान की कोशिश करनी पड़ी। इसके अलावा इंजन का निकास लाल और गर्म होता था, जिसे जर्मन रक्षात्मक तोपची द्वारा देखा जा सकता था। यह ध्यान देना आवश्यक है कि डिफायंस के रात्रि योद्धा की विफलताएं प्रारंभिक रात्रि युद्ध के अन्य हिस्सेदारों द्वारा साझा की गई थीं। वे अन्य ब्रिटिश विमानों की तुलना में अधिक जर्मन रात्रि बम्बरों का दावा करने में समर्थ थे। 1941 में जर्मन के ब्रिटिश शहरों पर बमबारी बढ़ने पर डिफायंस को रात्रि योद्धा के रूप में सुधारने का प्रयास किया गया। नया रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन स्थापित किया गया, अधिक शक्ति देने वाला, पर बड़ी सुधार थी। वायु हस्तक्षेप रडार की फिटिंग थी। अब डिफायंट अंधेरे में भी देख सकता था, परंतु खराब समय निर्धारण के कारण सुधारित डिफायंट मार्क डऊ सेवा में देरी से पहुंचा। जैसे जैसे यूनाइटेड किंगडम की रात्रि युद्ध समाप्त हो रही थी, हिटलर ने लुफ्तवाफे के प्रयासों का ध्यान उत्तरी अफ्रीकी और सोवियत अभियानों पर केंद्रित किया। मार्क डाई का उपयोग कम था और उन्हें शीघ्र ही शक्तिशाली दोहरी इंजन वाले विमानों जैसे ब्रिस्टोल्बो फाइटर ने बदल दिया और श्रेष्ठ मॉस्किटो युद्ध के हिसाब से डिफायंस शायद ही दूसरी ओर जा रहा हो, लेकिन यह किसी भी तरह से डिफायंस की कहानी का अंत नहीं था। बड़े 2 सीट वाले विमान के रूप में कई को प्रशिक्षण कर्मों के लिए पुनर्प्रयोग किया गया, खासकर रैफ के बॉम्बर बल के गनर्स को टरेट्स का प्रबंधन सिखाने के लिए। उन्हें लक्ष्य टग्स की भूमिका मिली, जहां वे लड़ाकू पायलटों के शूटिंग अभ्यास के लिए बड़े कपड़े का आस्तरण खींचते थे। नौसेना सहयोगी रॉक की तरह डिफायंट ने भी खोज बचाव कार्य में उपयोग होता था, जहां विमान के नीचे डिंगी ले जाते थे, जिसे डाउन हुए एयर क्रू के लिए समुद्र में छोड़ दिया जाता था। डिफायंस ने विशेष कार्यों का भी भार संभाला, जिसमें जर्मन रडार स्टेशनों को जैम करना शामिल था। यह इसे पहले इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विमानों में से एक बनाता है। अनुमानित था कि 9 डिफायंस की उड़ान जर्मन रडार कवरेज में 200 मील का गैप खोल सकती है, जिससे रॉयल एयर फोर्स बॉम्बर्स जैमिंग उपकरण से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अंततः डिफायंस ने मार्टिन बेकर कंपनी के कुछ प्रारंभिक निष्कासन सीट परीक्षणों में उपयोग किया। विमान से मानवों का निष्कासन नहीं किया गया था, परंतु कई परीक्षण डमियों का किया गया था, और यह महत्वपूर्ण जानकारी देता था पहली संचालनीय निष्कासन सीटों के विकास में। उनकी वापसी के बाद रॉक्स ने सामान्य भूमिकाओं में भी अधिक उपयोग देखा। शायद जिसका सबसे अपमान वह एक स्थिर हवाई अड्डा रक्षा बैटरी का था। रॉक्स से सभी उपयोगी भाग छीने गए थे, टरेट्स छोड़कर, और उन्हें हवाई अड्डों पर सुरक्षित रखा गया था जर्मन लड़ाकुओं की गोलीबारी से बचाने के लिए। स्ट्रेफिंग दौड़ रॉक का अंतिम उपयोग 1954 में हुआ, उसके बाद उसे स्क्रैप कर दिया गया। अंत में टरेट फाइटर संकल्पना कितनी सफल थी, यह मापना कठिन है। हमेशा सवाल रहेगा कि क्या पायलट जो उन्हें उड़ा रहे थे, क्या वे और सफल होते एक पारंपरिक विमान को उड़ाते हुए। टरेट फाइटर्स की सफलता बॉम्बर्स के खिलाफ उनकी क्षमता की वजह से थी, जो दुश्मन विमानों से साइड या नीचे संपर्क कर सकती थी। हालांकि उनकी रक्षात्मक गण बहुत प्रभावी नहीं थीं। पारंपरिक फाइटर्स को उनकी सामने या पूंछ से हमला करना पड़ता था, जहां गण सबसे ज्यादा संकेंद्रित थीं। इसने टरेट फाइटर्स को जर्मन विमानों पर अधिक गोलीबारी करने का क्षेत्र दिया। सत्य यह है कि एक योद्धा को कुशल प्रतिद्वंद्वी द्वारा हराया जा सकता है। वह अब फाइटर नहीं, केवल लक्ष्य बन जाता है। अंत में
द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे सफल लड़ाकू विमान स्पिटफायर, मस्तांग, BAF 109 और 0 सभी बॉम्बर से लड़ने में सक्षम थे। लड़ाकू विमानों के साथ उनकी सुरक्षा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु टरेट लड़ाकू के खिलाफ। प्रारंभिक जापानी 0 के अतिरिक्त अन्य सभी लड़ाकू विमान डिफाइंड और ROC की तुलना में अधिक हथियार युक्त थे, जिससे वे लक्ष्य पर अधिक क्षति पहुंचा सकते थे। किसी अन्य टरेट लड़ाकू विमान का विकास नहीं हुआ था। इससे यह अनुमान लगता है कि यह विचार केवल कागज पर की एक बात थी। सभी जवाबों की कमी प्रतीत होती थी। युद्ध में कल्पनात्मक बातें जैक के लिए एक दुखद याददाश्त बन जाती हैं, और वहां आपके पास टरेट फाइटर के उत्थान और पतन है। कृपया अपनी प्रतिक्रिया देने, वीडियो को पसंद करने और चैनल की समर्थन के लिए सदस्यता लेने वाली टिप्पणी नीचे छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।